इलाके में कुछ कुत्ते मांस के टुकड़े और हड्डियां लेकर घूम रहे थे। सभी लोगों का ध्यान जो था उस मांस के टुकड़ों की तरफ गया। दरअसल वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं लग रहे थे। कुछ देर गौर करने पर यह साफ हो गया कि वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं थे, बल्कि इंसान के थे। ये बात कंफर्म होते ही समझ लीजिए कि जिन लोगों ने उस मंजर को देखा उन सब की रूह कांप उठी। उन लोग को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन कुत्तों को इंसानी मांस के टुकड़े कहाँ से मिले। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि पास के कब्रिस्तान में किसी लाश को दफन किया गया हो और कुत्तों ने उस लाश को खोद लिया हो और अब उसको खा रहे हों। और यहाँ भी ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि ऐसा तो नहीं कि इन सारे कुत्तों के झुंड ने मिलकर किसी इंसान पर हमला कर दिया हो और हमले में उसको मार दिया हो और मारने के बाद अब उसकी लाश के टुकड़े ये जो है उसके जिस्म के टुकड़ों को खा रहे हों। इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। उसके बाद कुछ लोगों ने हिम्मत बांधी और वो लोग उन कुत्तों के पीछे चल दिए जो कुत्ते मांस लेकर टहल रहे थे। और उन कुत्तों का पीछा करते करते कुछ लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन सभी लोगों ने देखा कि जंगल में एक जगह पर कुत्तों का एक झुंड है जो मिट्टी खोद रहा है। लोगों को ये बात बहुत अजीब लगी कि आखिर इतने सारे कुत्ते एक ही जगह पर मिट्टी क्यों खोद रहे हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुत्तों को भगाते हैं वहाँ से। और उसके बाद जो है उस जगह पर जो देखा तो उन लोगों को ये लगा कि इस जगह पर किसी ने खुदाई की थी पहले और ताज़ा ताज़ा उस जगह को जमीन मिट्टी से ढका गया था, पाटा गया था। लिहाजा उन लोगों को शक होने लगा। वो स्थानीय लोग थे और उसके बाद उन लोगों ने जो है उस मिट्टी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। लेकिन मिट्टी जैसे थोड़ी सी हटी उसके बाद जो मिट्टी के नीचे से निकला, यकीन जानिए उसको देखकर उन सब की रूह कांप उठी, क्योंकि उस मिट्टी के नीचे किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की लाश थी जिसके एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 40 टुकड़े किए गए थे। वो एक लड़की की लाश थी और उसको बहुत ही बेरहमी से कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके उस मिट्टी में दफन किया गया था, जिसे देखने के बाद सभी खौफजदा हो गए। क्यों? जाहिर सी बात है ये बात आपको वाकई बहुत अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात 100% सच है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और हम फेसबुक पेज पर भी आ चुके हैं, हमारा एक इंस्टाग्राम पर भी पेज है, अब उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से ये होगा कि सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप भी अलर्ट रह सकेंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। रूह कांपने वाला ये मामला झारखंड के रांची में जरियागढ़ थाना क्षेत्र के भगवान 5 टोंगरी इलाके का है, जहां मौजूद जंगल से उस लड़की की लाश बरामद की गई थी। ये वाक़या 24 नवंबर साल 2024 का है, जब इलाकाई लोगों ने कुछ कुत्तों को इंसानी मांस खाते हुए देखा था। उसके बाद वो लोग पीछा करके जंगल पहुंचते हैं और उस लड़की की लाश बरामद की जाती है। तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। कुछ देर में भारी पुलिस बल मौका वारदात पर पहुंच जाता है। गड्ढे को खोदा जाता है और लड़की की लाश को टुकड़ों को लड़की जो लाश के टुकड़े उनको बाहर निकाला जाता है। पुलिस को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बेरहम कौन सा वो इंसान था जिसने इतनी बेरहमी के साथ उस लड़की का कत्ल किया था। पुलिस के सामने भी ये बहुत अहम सवाल था, लेकिन इसका खुलासा थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लड़की के पास से कोई सामान ऐसा नहीं मिला था तब तक शुरुआती जांच में। बहरहाल पुलिस ने लड़की की लाश के टुकड़े इकट्ठा किए और उसे एक पैकेट में सील किया गया और उसके बाद उस लाश को मुर्दा घर रवाना कर दिया गया। पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना किया तो कई सारे छोटे मोटे सबूत और कई तरह के निशानात पुलिस ने इकट्ठा किए, लेकिन उसी जंगल में लाश से कुछ दूरी पर एक बैग पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस बैग को भी कब्जे में ले लिया। लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया और पुलिस टीम जो थी थाने वापस आ गई। अब पुलिस के सामने एक बात तो साफ थी कि लड़की का बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था, लेकिन पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी आखिर वो इंसान था या कसाई जिसने मतलब इतना वो बेरहम हो गया। लेकिन अभी चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि कातिल को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि कातिल को तभी पकड़ा जा सकता था जब लड़की की शिनाख्त हो पाती। लड़की के इतने टुकड़े किए गए थे कि लड़की की शिनाख्त ही नामुमकिन हो गई थी। पुलिस वहाँ थे लाए गए जंगल से जो छोटे मोटे सबूत थे, छोटी मोटी चीज़ें थी, उनको जांच रही थी। वही दौरान पुलिस का दिमाग उस बैग पर जाता जो जंगल से बरामद किया गया था। पुलिस उस बैग को खोलती है और उस बैग के खुलते ही
लड़की की शिनाख्त हो जाती, क्योंकि वो बैग उस लड़की का ही था जिसका कत्ल किया गया था। बैग में मिले आधार कार्ड के मुताबिक उस लड़की का नाम गांगी था, जो कि रांची ज़िले के लापुंग थाना क्षेत्र के मालगो टांगरा टोली गांव की रहने वाली थी। लड़की की शिनाख्त हो चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने भी लड़की के परिजनों को उसकी मौत की खबर दे दी। पुलिस की बात सुनते ही परिजनों पर मानो बिजली टूट पड़ी। परिवार को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी का कत्ल कर दिया गया है। लेकिन पुलिस ने जब लाश के पास से मिले सबूत और वो सामान दिखाया तो परिवार को भी ये बात माननी पड़ी। बेटी का कत्ल हो चुका था, लिहाजा परिवार पूरा मातम में डूब गया। लड़की मरहूम गांगी की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी बेरहमी से उनकी बेटी को किसने कत्ल कर दिया। गांगी की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि गांगी की माँ बेहोश भी हो गई रो रो कर। पुलिस उनसे बात करती, उन्हें दिलासा देती। बातचीत के दौरान ही गांगी की माँ ने पुलिस से पूछा कि नरेश कहाँ है। नरेश का नाम सामने आया तो पुलिस भी चौंक गई। पुलिस भी नरेश के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। लिहाजा पुलिस ने गांगी की माँ से ही पूछा कि भाई जिस नरेश का, जिस इंसान का आप नाम ले रही हैं, ये है कौन। तो गांगी की माँ ने बताया कि नरेश एक नौजवान है और गांगी और नरेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और पिछले काफ़ी अरसे से ये दोनों एक साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बातचीत के दौरान ही गांगी की माँ ने बताया कि कुछ दिनों पहले उनकी बेटी ने उन्हें फ़ोन किया था और ये बताया था कि अब वो जो है अपने बॉयफ्रेंड नरेश के साथ ही रहेगी, लिहाजा वो लोग फ़िक्र ना करें। ये बात गांगी की माँ को काफ़ी बुरी लगी थी, लेकिन बेटी चूँकि समझदार थी, जवान थी, तो वो उसका विरोध नहीं कर पाई उस वक्त और वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। गांगी की माँ ने ये भी पुलिस को बताया कि जो नरेश है उसका जो ननिहाल है वो उनके ही गांव में है, यानी गांगी के गांव में ही नरेश का ननिहाल था। नरेश वहाँ अक्सर आता जाता था। इसी दौरान नरेश और गांगी की मुलाकात हो जाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुछ वक्त गुजरता है तो ये दोनों की जो दोस्ती थी वो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। अब मोहब्बत धीरे धीरे समाज की नज़रों से छुपकर परवान भी चढ़ने लगती है। गांगी की माँ से जो जानकारी नरेश के बारे में मिली थी तो पुलिस का माथा ठनक गया। पुलिस को अब ये लगने लगा कि अब ये बाकी की जो जानकारी है अब ये नरेश ही देगा। लिहाजा पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिर, तमाम तरह की अपने जो उनके सिस्टम होते हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, सारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए नरेश का पता लगा लिया। नरेश उस वक्त बेंगलुरु में था जहां उसका परिवार रहता था। लिहाजा एक टीम को रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना कर दी जाती है। पुलिस टीम बेंगलुरु पहुंचती है और वहां से नरेश को दबोच लिया जाता है। पुलिस नरेश को हिरासत में लेती है और वापस लेकर रांची आ जाती है। अब रांची में नरेश से पूछताछ शुरू हुई तो शुरुआती पूछताछ में नरेश ने पुलिस को बताया कि हाँ वो गांगी जानता था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो गांगी और उसके बीच कोई रिश्ता था या वो रिलेशन में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं बताया। इधर उधर की कहानियाँ सुनाता रहा। फिर पुलिस ने अपने अंदाज में पूछताछ शुरू की। जैसे ही पुलिस थोड़ा सा सख्त हुई तो नरेश भी टूट गया और तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया और कुछ देर में ही उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में नरेश ने बताया कि गांगी और उसके बीच करीब कई सालों से रिश्ता चल रहा था। पिछले 1.5-2 सालों से वो लिव इन रिलेशनशिप में भी थे। फिर अचानक गांगी एक दिन जो है काम करने के लिए तमिलनाडु चली जाती है। जब गांगी तमिलनाडु चली गई तो नरेश बिल्कुल अकेला हो गया। जिसके बाद नरेश की मुलाकात एक दूसरी लड़की से हो जाती है। उन दोनों की दोस्ती होती, नरेश और दूसरी लड़की की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। गांगी तमिलनाडु में था, नरेश यहाँ पर था और दोनों की दोस्ती मोहब्बत होती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद नरेश बेंगलुरु में रहने लगता है परिवार के साथ, जिससे उसको एक लड़का भी है। लेकिन इस बात की खबर, यानी इसकी नरेश की दूसरी शादी की खबर जैसे ही गांगी को लगती है तो वो बवाल कर देती है और वो सीधे तमिलनाडु से बेंगलुरु पहुंच जाती है नरेश के पास। नरेश जैसे ही गांगी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नरेश को लगता है कि अगर गांगी ने उसकी पत्नी को कुछ भी बता दिया, पुराने रिश्ते के बारे में कोई भी ज़रा सा पॉइंट दे दिया, तो उसके घर में एकदम ये समझिए कलेश फैल जाएगा और उसका परिवार भी टूट जाएगा, जो नरेश को किसी भी हालत में कबूल नहीं था। नरेश को लगने लगा था कि अगर गांगी, जाहिर सी बात है कि गांगी कुछ भी बोल देती तो नरेश का परिवार बर्बाद हो सकता था। लिहाजा नरेश ने ये सोचा कि कुछ दिनों के लिए गांगी को मैं वापस भेज देता हूँ, जैसे मामला जब ठंडा हो जाएगा फिर वो उसको संभाल लेगा।
लिहाजा वो गांगी को लेकर वापस निकल पड़ता है और ट्रेन से वो हटिया लेकर पहुंचता है। 8 नवंबर की शाम को वो गांगी को भगवान 5 टोंगरी ले गया, जहां दोनों की किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। ये बहस झगड़े में तब्दील हो जाती है और झगड़ा धीरे धीरे बवाल बन जाता है। जब ये मामला हद से गुजर जाता है तो दोनों के बीच मतलब विवाद का लेवल कुछ ज़्यादा बढ़ चुका, झगड़ा बढ़ चुका था। लेकिन गांगी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये झगड़ा उसके लिए उसकी मौत का सबब बन जाएगा। दोनों में झगड़ा हो रहा था, नरेश का गुस्सा बढ़ता चला गया, नरेश का पारा हाई हो गया। लिहाजा उसी गुस्से उसी आवेश में नरेश ने गांगी की गर्दन पकड़ ली और गांगी के ही दुपट्टे से उसके गले को घोंट दिया। कुछ देर तड़पने के बाद गांगी की रूह जो थी उसके जिस्म से निकल गई और उसका जिस्म मुर्दा हो गया, यानी गांगी की मौत हो गई। नरेश ने पुलिस को ये भी बताया कि कत्ल से पहले उसने गांगी के साथ रेप भी किया था। गांगी की मौत हो चुकी थी, नरेश उसका कत्ल कर चुका था, लिहाजा नरेश को अब खुद के फंसने का डर सताने लगा। लेकिन अब जो नरेश ने कदम उठाए वो और भी ज़्यादा खौफनाक था और वो कदम था गांगी की लाश के टुकड़े करने का। जी हाँ, नरेश ने जिस हथियार से नरेश मुर्गा काटा करता था उसी हथियार से नरेश गांगी के शरीर के 40 टुकड़े कर डालता है और उसे उस मिट्टी में दफन कर देता है। नरेश ने रात के अंधेरे में उन 40 लाश के टुकड़ों को जंगल में दफन कर दिया था। लेकिन हाय रे उसकी किस्मत, क्राइम चाहे जितना शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाए, उसका अंजाम जो है, उसका जो एक फाइनल डेस्टिनेशन है वो सलाखें ही होता है। वही जो था नरेश के साथ हो गया। वो लाश को दफन कर देता है और लेकिन उस लाश को कुत्ते खोद लेते हैं और मांस के टुकड़े और हड्डियाँ लेकर इलाके भर में कुत्ते घूमने लगते हैं। जिसके बाद लोग उस लाश के पास पहुंच जाते हैं, पुलिस आती है और 40 टुकड़े गांगी की लाश के बरामद कर लिए जाते हैं। फ़िलहाल नरेश जो है वो सलाखों के पीछे है और उसकी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। लेकिन ये जो घटना है ये अपने आप में एक सबक है, सबक जिससे हम सबको सीखना चाहिए कि इस तरह के रिश्ते, लिव इन रिलेशनशिप वाले मामले जितने भी होते हैं वो उनका कोई वजूद नहीं होता। ये रिश्ते समाज और परिवार की मर्यादाओं को लांघ कर बनाए जाते हैं और मर्यादाओं को जो रिश्ते लांघ जाते हैं उनमें वैसे भी कोई श्योरिटी, कोई गारंटी, कोई वजूद बचता नहीं है। वही गांगी के साथ हुआ। गांगी अगर परिवार के साथ रहती और परिवार के साथ रहती और अगर वो देखकर मोहब्बत करती किसी से तो जाहिर सी बात है आज वो भी ज़िंदा होती। गांगी ने भी रिश्ता जोड़ने में लापरवाही की और जल्दबाजी की। उसने अपने परिवार को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसने नरेश के साथ रहने के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया। शायद अगर वो परिवार को उस चीज़ में शामिल करती तो जाहिर सी बात है नरेश पर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दबाव होता जिसके तहत नरेश कम से कम गांगी की जान तो ना ले पाता। इसलिए जो भी हम सबका मानना यही है कि आप जो भी रिश्ते बनाएं, कभी भी किसी रिश्ते में जुड़ें तो उसमें परिवार की रजामंदी और सामाजिक मर्यादाओं का ख़ास ख्याल रखें। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको हमारी सच्ची घटना कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिए। बहुत जल्द एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।